तो हम लोग देखेंगे अभी विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें देखेंगे आयात एवं निर्यात, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विदेशी निवेश एवं ऋण, जनसांख्यिकी। तो देखते हैं पहले आयात एवं निर्यात को। तो निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? तो ये करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली लोग नहीं उसको जानते हैं, तो चलिए यहाँ कोशिश करेंगे हल्का सा उसको बताने की। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? तो ये करती है ECGC। भारत में फेमा के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो यही है कि फेरा को 31 मई 2002 को 2 तक तथा 2 वर्ष के लिए निश्चित कालिक सनसेट खंड दिया गया था ताकि प्रवर्तन निदेशालय अनिर्णित विषयों की जांच पड़ताल पूरी कर ले। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये हुई 1996 में। हल्दिया बंदरगाह में से कौन सी वस्तु आयात नहीं की जाती है? यह मत्स्य। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है? तो यह है केनिया। सबसे ज़्यादा चाय जो है ना संसार में वो केनिया से जाती है। खैर इसको एक बार हम लोग और देख लेंगे क्योंकि ये डेटा जो हमेशा है ना वो बदलता रहता है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो यह है जापान का। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए ये सबसे सही यही है कि भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारित संरचना अपर्याप्त है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य विदेश जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? देखिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक आते हैं। वैसे जयपुर में भी बहुत बड़ी संख्या होती है, तो इसकी क्रोनोलॉजी को एक बार देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। वर्तमान डेटा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसमें आने वाले डोमेस्टिक या स्वदेशी टूरिस्टों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। सारा मामला वो थोड़ा मथुरा काशी वगैरह घूमने का हो गया। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, देखिए अदृश्य निर्यातों का मामला होता है सेवाओं का निर्यात। एंट्री पोर्ट व्यापार के तात्पर्य हैं निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। नाथुला जिन देशों के बीच व्यापार सीमा व्यापार के लिए पुनः खुला है वे भारत और चीन है। अब चीन के साथ हम व्यापार क्यों करते हैं ये तो रिसर्च का विषय है, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा परेशान करता है हमें। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है तो इंडेंट से होती है। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इंडेंट से। साख पत्र यानी LYC दिया जाता है, एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है आयातकर्ता द्वारा। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। जैसे उत्तर कोरिया को देखिए, वो क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है। पूरी तरह तो बंद नहीं है, कुछ मामला में उसका जो है चाइना से कुछ ना कुछ होता ही है।
अब भुगतान संतुलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। नई एकल यूरोपीय मुद्रा का क्या नाम है? तो नाम है यूरो। यूरो डॉलर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की परिसंघीय सरकार द्वारा जारी एक विशेष मुद्रा जिसका प्रयोग केवल यूरोप में होता है। यूरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लेखा इकाई है, ये गलत है, ठीक है ना। यह चलन में है, यह भुगतान का माध्यम है, यह स्थगित भुगतान का माध्यम है, बिल्कुल ये सही है। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? भाई 1999 में प्रारंभ की गई। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघ के 19 राज्यों की। आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारतीय रुपये के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये के अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की अनुमति। भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है चालू खाते में अगस्त 1994 में। वर्तमान में रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीयता से संबंधित है ये। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है वह है, तो यह है तारापुर समिति है ये। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। हवाला समयभार उन भुगतान से संबंधित है जो सरकारी माध्यम से गुजारे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपये में और रुपये के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष में किया गया वह था, सबसे पहले 1949 में किया गया था ये। जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी प्रतिशत किया गया था? 20% के लगभग किया गया था वो। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991 से 92 तक 2 बार कर दिया गया था। किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 2000 से प्रभावित हुआ। भारत सरकार ने किससे FIRA फेरा का प्रतिस्थापन किया है? ये प्रतिस्थापन किया है फेमा से। निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? तो देखिए, इसमें आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति डिफ्लेशन होती है।
सुपर 301 संबंधित है। मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये चीन है। वैसे ये बदलता रहता है तो हम लोग देखेंगे एक बार, लेकिन फिलहाल तो चीन ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। नवीनतम जीडीपी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। विश्व में छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक बार पांचवी भी हो गई थी, लेकिन अभी फिर वापस स्लिप हो गई है। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं विश्व बैंक के द्वारा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय अवस्थित है, यह है जेनेवा में डब्ल्यूटीओ। विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में डब्ल्यूटीओ निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? ये कोडेक्स अल्टीमेंटेरियन कमीशन के साथ करता है। ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। भारत डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना वर्ष 1995 में। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। ये विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? देखिए, सत्य नहीं है ये बताना, ये तीनों तो सत्य दिख रहा है। इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है, ये सत्य नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो सत्य है उसको भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है। इसकी उत्पत्ति बहुउद्देशीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर में हुई थी। ये सब सही है। टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार यानी गैट के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र एमएफएन खंड में विवेचित है। तो यह है सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह। भाई हिंदी में ज़्यादा परेशान नहीं होइए, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम था, तो ये था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इस तरह करके था वो। गैट का तात्पर्य है, चलिए फुल फॉर्म यहाँ नीचे पूछ रहा है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये रहा। डंकल प्रस्ताव संबंधित है बौद्धिक संपत्ति का अधिकार है। डंकल प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एपीटीए का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी, ये प्रमुख कार्य नहीं है, प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण। निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है?
देखिए चीन नहीं है ओपेक का सदस्य, बाकी अल्जीरिया, नाइजीरिया और इराक सब ओपेक के सदस्य हैं। ओपेक जो है ना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उनका संगठन है ये। तो जाहिर सी बात है चीन तो आयात करता है, ये तो चीन तेल तो बनाता ही नहीं है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है, ये मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह है विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेटिव यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह है थाईलैंड। ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? अब देखिए ये तो बदलता रहता है, तो अभी तो वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है, तो फिलहाल बताना है कि कहाँ हुआ है। फिलहाल तो अभी रूस का जो मामला है उसको देखेंगे, फिर बाद में जो अपडेटेड होगा उसको देखेंगे। जिस समय का प्रश्न है की है उस समय रसिया का था, अभी का देखेंगे अपडेटेड वर्जन। निम्नांकित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? जाहिर सी बात है रसिया की सबसे अधिक होगी, रसिया की सबसे अधिक होगी। जनसंख्या कम है ना, सबसे ज़्यादा कमाई तो चीन की है, लेकिन जनसंख्या बहुत है तो डिवाइड हो गई। निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो देखिए वियतनाम नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? देखिए ये उस समय का बात अलग था, है ना, मतलब सदस्य की बात करें ना कि संघाई सहयोग संगठन की, तो भारत को सिर्फ ऑब्जर्वर का दर्जा मिला हुआ है, तो ये सही उत्तर होगा। लेकिन अब जो है ना थोड़ी ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई है, तो हम लोग इसके अनुसार से भी देख लेंगे चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश नहीं है, बाकी लाओस, भारत, वियतनाम है। उनमें अद्भुत विविधता है, वे सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं। उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट हैं। उनमें अत्यधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं तथा सद्योजात अर्थव्यवस्था भी है। वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। यह संदर्भित समूह निम्न संबंधित है। ये संबंधित है एपेक से। पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। देखिए पीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी जो मुद्रा का मूल्य जो भारत में है उसके अकॉर्डिंग और पब्लिक जो खरीद सकती है उसके अकॉर्डिंग तीसरा स्थान पे भारत है। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें आईबीआरडी, गैट और आईएमएफ की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है? सामान्यतः क्या कहलाता है? ये सामान्यतः ये कहलाता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये गांव में हुआ था ना, उस जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय है, यह है वाशिंगटन में। G15 है, विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। निम्न देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? स्पेन नहीं है। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? भारत नहीं है G8 का सदस्य। G8 मस्कोका पहल संबंधित है, मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत, चीन, ब्राज़ील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है? G77 कहा जाता है उनको। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है?
193 है ये। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है, ये 5 है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक ये यूएन से संबद्ध नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए, भारत नहीं है आसियान का सदस्य। ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? देखिए, ब्रुनेई जो है ना, वो आसियान का पार्ट था वो। अब लेटेस्ट में देखेंगे कि आसियान में कितने देश हैं। आसियान को हम लोग चेक कर लेंगे। अब देखेंगे विदेशी निवेश एवं ऋण को। तो बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। कम ऋणी देश के रूप में किया है। विकासशील देशों को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए किस प्रकार का अंतर्वाह मेजबान देश के लिए अच्छा है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये अच्छा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? तो देखिए, एफआईआई व्यापार स्तर पर पूंजी उपलब्ध बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। ये सही है। भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अब निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध होकर कार्य कर रहा है? वित्त मंत्रालय के साथ संबद्ध हो गया है ये। सबसे हाल में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए खोला गया है? तो यह खुदरा कारोबार। भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह सबसे अधिक किस देश से होता है? देखिए, सबसे पहले होता था सिंगापुर से। मॉरिशस से सबसे पहले होता था सबसे ज़्यादा, लेकिन अब होता है ये सिंगापुर से। तो अभी सिंगापुर ज़्यादा सही होगा। लेटेस्ट आंकड़े को हम लोग देखेंगे। भारत के संचयी एफडीआई अंतर्प्रवाह में किस देश का सर्वाधिक हिस्सा है? मॉरिशस का सर्वाधिक हिस्सा है। भारत में आने वाले विदेशी निवेश एफडीआई बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, न कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्था से। इसका क्या कारण है? भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता है। अब मॉरिशस नहीं रहा, अब तो खैर सिंगापुर से आ रहा है। खैर ये आंकड़ा बदलता रहता है, तो अभी लेटेस्ट का हम लोग देख लेंगे। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ये जो है सत्य नहीं है। जो सही है उसको भी देख लेते हैं कि भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से जो सत्य है उसको देखेंगे। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। भारत के विदेशी निवेश भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो विदेशी मुद्रा का हिस्सा सर्वाधिक है। सहभागिता नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स पीएनएस निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेशक से ये संबंधित है। किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि क्या होगा? यदि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, जैसे कि अभी श्रीलंका की स्थिति है।
जनसांख्यिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है? तो मुख्य कारण है इसका मृत्यु दर में जो कमी आई है और कुछ लापरवाह लोगों के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, तो ये औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित है। भारत का प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? ये हुई 1872 में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, यह हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1881 में की गई। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे? तो देखिए, इसके प्रमुख जो थे ये थे प्रणब मुखर्जी। खैर उस समय की बात हुई थी ये। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 121 करोड़ मान लीजिए इसको, है ना। ये 2011 के डाटा को ही हम लोग लेंगे, क्योंकि 2021 की जनसंख्या अभी आई हुई नहीं है। वो होगी तो ये डेटा चेंज हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो यह है 382। बिहार में कितनी है ये भी जानना जरूरी है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? यह है महाराष्ट्र की। निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है। तो पहले उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथा नंबर पर पश्चिम बंगाल है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 9% बिहार राज्य में निवास करता है। लगभग 9% इसको बोल सकते हैं, अबाउट 2 में है ये। ऐसे हम लोग ई के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन चलिए 9% मान लेते हैं इसको। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वो हैं भाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है ओडिशा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? यह है कर्नाटक की। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ और सिक्किम। 2001-2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? ऐसे ये तो डेटा की गड़बड़ी से हुआ था। ऐसा हुआ था नागालैंड में, डेटा की गड़बड़ी से जनसंख्या निगेटिव दिखी थी। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही, तो ये रही है 1971 से 81 के दौरान। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा सही। 1961 से 71 के दौरान जो है ना, सबसे तेज़ी से जनसंख्या दर में वृद्धि हुई थी। तो ये उत्तर ज़्यादा सही होगा 120 का, 1961 से 71 के दौरान। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है।
2001 से 2011 के दौरान अभी तक सबसे कम रही है और अभी उम्मीद है कि थोड़ी और कमी आएगी। भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी मेघालय में। 2001 से 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही? तो ये रही नागालैंड में। निगेटिव हुई, ये आंकड़े की गड़बड़ी हो गई थी। वर्ष 2001 से 11 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही क्रमशः मेघालय एवं नागालैंड में। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई आंध्र प्रदेश में। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? 1921 में ऐसा हुआ था। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, ये जो वृद्धि दर्ज की गई ना, ये दर्ज की गई 1961 से 71 के दौरान। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं तो बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 का सही अवरोही क्रम है तो यह है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सबसे घना बसा है? तो यह है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है तो यह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अन्य तीनों की अपेक्षा निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ये पाया जाता है मिजोरम में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम है अंडमान और निकोबार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह है राजस्थान में। भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? यह है गाजियाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? यह है 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? यह है 74.04%। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? यह है 17.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया है तो देखिए, ये लगभग 73% जनसंख्या जो है ना, वो शिक्षित हो गई है। पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा किसने किया? ये किया केरल ने। केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है तो यह है वर्धमान, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता सर्वाधिक है, प्रतिशत में सर्वाधिक है, वो कौन सा है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है
तो ये है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ये बीपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ज़रूरी है जानना। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? तो ये 29th है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, यह है गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? देखिए, सबसे कम महिला साक्षरता वहीं होगी जहाँ पे धर्म संबंधी बातें होगी, यानी श्रावस्ती जो है ना, यहाँ पर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो ये है बिहार में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो यह है ओडिशा। निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यह है जबलपुर में। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। हम लोग 30 नंबर का सेट है ना, वो बाद में देखेंगे। और मतलब अंतिम एक सेट बच गया अब इकोनॉमिक्स का, बाकी हमने सारे सेट्स को देख लिया है। तो एक सेट है, उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर और भी पुराने क्वेश्चंस को रगड़ते रहेंगे। जो लोग गांव देहात में और कहीं भी हैं, वो बस पढ़ते रहिए। प्री के लिए मैंने पर्याप्त मटेरियल दिया है, प्री नहीं रुकेगा। चलिए, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।